हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज दोस्तों 18th सेंचुरी लिटरेचर का फर्स्ट हाफ है, यानी 1700 से 1745 तक। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले तो, फिर डिस्कस करेंगे इसके लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स और लास्ट में इसके मेजर पोएट्स और उनके वर्क्स। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो बात मुझे बतानी है वो है, ऑगस्टन एज को दोस्तों न्यू क्लासिकल एज एंड एज ऑफ पॉप भी कहा जाता है। दोस्तों ऑगस्टन एज 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ का पार्ट था, यानी 1700 से 1745 तक का। इस टाइम पीरियड ने तीन राजाओं ने राज किया है, मतलब इस टाइम पीरियड में तीन राजाओं ने राज किया था। सबसे पहले जो बनी थी वो थी क्वीन एन, फिर बने थे किंग जॉर्ज वन और उसके बाद उनके बेटे किंग जॉर्ज टू। अब ये बने कैसे दोस्तों, इसका थोड़ा फ्लैशबैक हम देख लेते हैं। दोस्तों रेस्टोरेशन पीरियड खत्म होने के बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 के हिसाब से जेम्स टू के बजाय मैरी टू एंड विलियम थ्री को राजगद्दी संभालनी थी। अब ये दोनों ब्रिटिश थ्रोन पर काबिज हो जाते हैं, मतलब ये दोनों राजा बन जाते हैं। अब दोस्तों जेम्स टू जो हैं इसके बाद फ्रांस चले जाते हैं, जहां पर उसका बेटा जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट कोशिश करता है इंग्लैंड की गद्दी पाने के लिए 1715 में। और उसके बाद चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट, जो जेम्स एडवर्ड स्टुअर्ट का बेटा होता है, वो कोशिश करता है इंग्लैंड का राजा बनने का 1745 में, मगर वो भी फेल हो जाता है अपने पिताजी की तरह। और उसके पिताजी का नाम था जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट। अब दोस्तों विलियम और मैरी के बच्चे नहीं होते हैं, तो इन दोनों की मौत के बाद क्वीन एन ब्रिटेन की रानी बन जाती हैं। दोस्तों क्वीन एन मैरी की छोटी बहन थी। क्वीन एन 1702 में रानी बनती हैं विलियम की डेथ के बाद। क्वीन एन के बाद जॉर्ज वन रूल करते हैं, जो एन के सबसे क्लोज थे, और फिर उसका बेटा जॉर्ज टू। अब दोस्तों किंग जॉर्ज वन को इंग्लिश बोलनी तो आती नहीं थी, इसलिए इंग्लैंड के जो लोग थे के बीच अपनी पावर को इनको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल था। और किंग जॉर्ज टू को थोड़ी बहुत इंग्लिश और थोड़ी बहुत फ्रेंच बोलनी आती थी। दोस्तों ये ऑगस्टन एज के राइटर्स जो हैं ये सेल्फ कॉन्शियस इमिटेशन करते थे, मतलब नकल करते थे, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑगस्टन राइटर्स रहे हैं जैसे कि वर्जिल, हॉरेस और अदर क्लासिकल राइटर्स की ये लोग नकल करते थे। दोस्तों ऑगस्टन एज का मतलब है कि जब किंग जॉर्ज राजा बने थे तो उनकी चाहत थी कि उन्हें फर्स्ट रोमन एम्परर ऑगस्टस सीजर से कंपेयर किया जाए, तभी इसे ऑगस्टन एज कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑगस्टन एज की। सबसे पहले है दोस्तों इसमें एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। दोस्तों ऑगस्टन एज जो थी वो एज ऑफ प्रोज, रीजन और गुड्स सेंस की थी। इस एज में दोस्तों प्रोज फॉर्म बहुत ही तेजी से आगे बढ़ी थी। दोस्तों प्रोज का यूज ना केवल क्रिएटिव वर्क या इमेजिनेशन के लिए ही नहीं होता था, बल्कि एस्से लिखने के लिए, सटायर लिखने के लिए, डायलॉग्स लिखने के लिए और क्रिटिसिज्म लिखने के लिए भी इसका यूज किया जाता था। इस एज में दोस्तों लाइब्रेरीज भी ओपन हो गई थी सबके लिए। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें एज ऑफ सटायर। दोस्तों सटायर एक लिटरेरी वर्क होता है जो कमियां या फॉल्ट्स को उजागर करता है, यानी उनको बाहर निकालता है ताकि उसको होल्ड किया जा सके, या एक तरह से बेस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म होता है। नेक्स्ट है दोस्तों द क्लासिक एज। दोस्तों क्लासिक एज में क्लासिक का मतलब है सबसे हाईएस्ट रैंक के राइटर्स का होना किसी भी देश में। क्लासिक एज का नाम सबसे पहले यूज हुआ ग्रीक एंड रोमन राइटर्स में, जैसे कि होमर और वर्जिल। दोस्तों हर नेशनल लिटरेचर में एक ना एक पीरियड ऐसा होता है जहां पर ग्रेट राइटर्स अपनी बहुत अच्छी बुक्स प्रोड्यूस करते हैं। इस टाइम पीरियड को क्लासिक एज बोला जाता है, यानी सबसे अच्छे टाइम पीरियड को जो बुक्स के लिए होता है उसको हम क्लासिक एज बोलते हैं। रेन ऑफ अगस्तस को गोल्डन एज ऑफ रोम कहा जाता है। जनरेशन ऑफ डांटे को दोस्तों क्लासिक एज ऑफ इटालियन लिटरेचर बोला जाता है। लुई 14 के टाइम पीरियड को फ्रेंच क्लासिक बोला जाता है और क्वीन एन के टाइम पीरियड को क्लासिक एज ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों फॉलो नेचर। दोस्तों ऑगस्टन एज में एक बिलीफ था कि लिटरेचर को नेचर को फॉलो करना चाहिए, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अलेक्जेंडर पोप की एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं दोस्तों, वो है मेजर पोएट्स ऑफ ऑगस्टन एज और उनके वर्क। सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़े पोएट हैं वो है अलेक्जेंडर पोप।
अलेक्जेंडर पोप दोस्तों ऑगस्टन एज के सबसे इंपॉर्टेंट पोएट हैं। दोस्तों पोप अपने टाइम पीरियड के बेस्ट पोएट्री राइटर थे। पोप की एस्से ऑन क्रिटिसिज्म बेस्ट वर्क में से है जो पोप ने हीरोइक कपलेट्स में लिखी है। इस पोएम के सबसे फेमस लाइन जो हम भी अपनी स्पीचेस में यूज करते हैं वो है टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, जिसका मतलब है लोगों का गलतियां करना नॉर्मल बात है, यानी स्वाभाविक है और उन्हें हमें माफ भी कर देना चाहिए क्योंकि वो जरूरी है। पोप की द रेप ऑफ द लॉक दोस्तों एक मास्टरपीस वर्क है। पोप ने दोस्तों इलियाड को ट्रांसलेट किया था और ओडिसी को हाफ ट्रांसलेट किया था। पोप का द एस्से ऑन मैन भी उनका मोस्ट कोटेड वर्क्स में से है। दोस्तों पोप की द डुनकियाड एक सटायर है जो उन्होंने बैड पोएट्स को रिमांड पर लगाने के लिए लिखी थी, यानी उनकी पोल खोलने के लिए ये डुनकियाड जो है उन्होंने लिखी थी ताकि उनका सच और सच्चा चेहरा सामने आ सके। उनकी इमिटेशंस ऑफ हॉरेस आज भी हाईली एडमायर्ड पोएट्री है दोस्तों। उनके जो अदर वर्क्स हैं वो हैं एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट, फिर है पेस्टोरल्स और विंडसर फॉरेस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे मेन पोएट वो हैं जॉनथन स्विफ्ट। दोस्तों जॉनथन स्विफ्ट का मोस्ट फेमस वर्क है जो आपको शायद पता भी होगा वो है गलिवर्स ट्रैवल 1726, जो एक सटायर है पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस और नेचर ऑफ मैन पर। उनके अदर वर्क्स इंक्लूडेड हैं दोस्तों वो हैं द बैटल ऑफ द बुक्स, अ टेल ऑफ अ टब, जर्नी टू स्टेला एंड ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोज राइटर्स की। अब इसमें कुछ प्रोज राइटर्स भी हैं, वो हैं सबसे पहले हमारे डैनियल डेफॉय। दोस्तों डैनियल डेफॉय ने फर्स्ट इंग्लिश नॉवल लिखी थी जो आप सबने पढ़ी भी होगी या फिर उसका नाम जरूर सुना होगा, वो है रॉबिन्सन क्रूजो 1719, जो एक एडवेंचर स्टोरीज का कलेक्शन है। डैनियल के अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों द ट्रू बॉर्न इंग्लिशमैन एंड द शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर्स। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे रिचर्ड स्टील। दोस्तों रिचर्ड स्टील द टॉलर जो एक जर्नल है वो 1709 में लॉन्च की थी उन्होंने, टॉलर नाम की एक जर्नल। द क्रिश्चियन हीरो में दोस्तों स्टील ने बाइबल को अ गाइड ऑफ लाइफ माना है, तो इनकी द क्रिश्चियन हीरो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों जॉन आर्बथनॉट। आर्बथनॉट एक ह्यूमनिस्ट हैं और उनको मैन ऑफ विट भी कहा जाता है। दोस्तों इनका फेमस वर्क था द हिस्ट्री ऑफ जॉन बुल 1712 में जो आया था, और ये एक एलिगोरी है पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।